हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है तिरपान स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं हिस्ट्री का चैप्टर अत्यंत महत्वपूर्ण है हर एक क्लास के बच्चों के लिए। खास तौर पे जो यूपीएससी एग्जाम तैयार करना चाहते हैं तो इस वीडियो का जो है फायदा उठा सकते हैं और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट भी उनके लिए रहेगा। चलिए देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। जागीर प्रणाली के अंतर्गत कहते हैं बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण है जागीर प्रणाली, और ये जो है एग्जाम व्यू से भी इम्पोर्टेंट रखता है। कहते हैं मुगलों के शासनकाल में राज्यों को अपनी सेवा देने वाले अभिजात वर्गों को किसी विशेष क्षेत्र का राष्ट्र सौंपने की प्रणाली को जारी रखा गया था। मुगल काल में जो क्षेत्र सौंपा जाता था वह जागीर, और जिस व्यक्ति को यह सौंपा जाता था उसे जागीरदार कहते थे। तो समझ गए होंगे कि मुगल काल में जो क्षेत्र सौंपा जाता था उसे जागीर कहते थे और जिसको सौंपा जाता था उसको जागीरदार कहते थे। अकबर के शासनकाल में विकसित मनसबदारी प्रणाली में जागीर अभिन्न हिस्सा थी, और अकबर के उत्तराधिकारियों ने अपने अपने शासनकाल के दौरान इस प्रणाली में अनेक परिवर्तन किए। अकबर के शासनकाल में समग्र क्षेत्र को दो भागों में बांट दिया गया था। एक तो जो था खालिस और दूसरा जो था जागीर। इसे पहले भाग से प्राप्त होने वाले राजशाही खजाने में जमा किया जाता था और जागीरदारों को नगद वेतन के बदले उन्हें जागीरें सौंपी गई थी। मानसबदार के वेतन की हकदारी उनके जात और सवार के पदों के आधार पर आंकी जाती थी, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण था। वेतन का भुगतान नगद और जागीर के रूप में किया जाता था। ये बहुत ही महत्वपूर्ण उस समय पद्धति अपनाई गई थी। जागीर के रूप में किए जाने भुगतान के प्राथमिकता दी जाती थी। यदि भुगतान जागीर देकर किया जाता था तो केंद्रीय दीवान का कार्यकाल उन प्रांगणों का पता लगाता था कि जमा का कुल जोड़ मानसबदारों के वेतन के दावे के बराबर था। यदि रिकॉर्ड की गई जमा जागीरदारों के वेतन दावे से अधिक होता था तो जागीरदार को शेष राशि केंद्रीय खजाने में जमा करानी पड़ती थी, और दूसरी ओर ये वेतन दावे से कम होता था तो कम होने वाली राशि खजाने से पूरी की जाती थी। तो समझ सकते हो कि उस समय जो था मानसबदारों को जो ये अधिकार दी गई थी कि आप जो है राजस्व इकट्ठा कर सकते हो और अपना जो है इसको लगा सकते हो। अगर वो अधिक है तो आपको जो है राज्य खजाने में जमा करना पड़ेगा, अगर कम है तो राज्य खजाने से आपको उसकी भुगतान की जाएगी। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर प्रणाली थी, और इस प्रणाली से ये काफ़ी होता था कि इसमें घोड़ा उड़ा के जो होता था उसको रख रखाव के लिए जो है राज्य को इतना मेहनत करने की आवश्यकता नहीं होता था। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण जो पद्धति थी। हालांकि कोई भी सौंपी जाने वाली जागीर अस्थायी अथवा वंशागत नहीं होती थी, यानी स्थायी नहीं होती थी, न वंशागत होती थी। ये जो था राजा के अनुयायी पे डिपेंड करता था। सम्राट किसी भी समय जागीर को एक भाग अथवा संपूर्ण जागीर को अपने अधिकार के एक भाग से दूसरे भाग में स्थानांतरित कर सकता था। यह अधिकार दी गई थी। कहते मुगल शासनकाल के दौरान जागीर और खालसी के बीच का अनुपात घटता बढ़ता रहता था। अकबर के शासनकाल के दौरान खालसी कुल राजस्व का मात्र 5% ही था, और जहांगीर के शासनकाल में यह 10% और शाहजहां के शासन में यह 9 से 15% के बीच जो है घटता बढ़ता रहा। कहते हैं औरंगजेब के शासनकाल में अंतिम समय में खालिस पर बहुत बड़ा दबाव बढ़ गया था, क्योंकि मानसबदारी की संख्या में वृद्धि होने से जागीरों की दावेदारी की संख्या में भी वृद्धि होती चली गई, क्योंकि सभी जो है मानसबदार ही बनना चाहते थे और इससे उनकी जो है काफ़ी वृद्धि हो गई। जागीरदारों के स्थानांतरण एक जागीर से दूसरे जागीर पर किया जाता था, परंतु कुछ मामलों में उन्हें अपनी जागीर लंबी अवधि के लिए एक स्थान पर रखने की अनुमति दे दी जाती थी। यानी ये सब बातों से ये बात साफ हो गया है कि ये स्थानांतरण की जो पद्धति थी वो काफ़ी महत्वपूर्ण थी, और इसमें स्थानीय जड़ें न बना पाए थे। इसका नुकसान यह रहा कि इससे जो है जागीरदार अपने क्षेत्र के विकास हेतु लंबी अवधि के जो है उपाय करने के लिए निरुत्साहित होने लग गए थे। यह अनेक प्रकार की जागीरें थी। तनख्वाह जागीर वेतन के बदले दी जाती थी, जो मशरूत जागीर निश्चित शर्तों पर की जाती थी। वेतन जागीर जमींदारों और राजाओं को उनकी स्थानीय रियासतों के लिए सौंपी जाती थी। कहते अल्पमादा जागीरें यानी मुस्लिम कुलीन अभिजात को उनके जो है पारिवारिक नगर अथवा जन्म स्थान में दी जाती थी। तनख्वाह जागीरें प्रत्येक तीसरे और चौथे वर्ष स्थानांतरित भी कर दी जाती थी। कहते वतन जागीर वंशागत थी और जो हस्तांतरण भी थी। जब किसी जमींदार को जो है मानसवर बनाया जाता था तो उसे उसकी तनख्वाह जागीर और अतिरिक्त किसी अन्य स्थान की वतन जागीर भी दी जाती थी, यदि उसके पद का वेतन उसकी वतन जागीर के आय से अधिक होता था, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण था। जागीरदार के शाही नियम के अनुसार ही राजस्व एकत्र करने की अनुमति भी दी गई थी,
और जागीरदार अपने स्वयं के कर्मचारी जैसे अमील आदि नियुक्त भी कर सकते थे। शाही कार्यालय जमींदारों पर निगरानी रखा करते थे और सूबे के दीवान की आशा की जाती थी कि वे जो है जमींदार द्वारा किसानों पर हो रहे अत्याचार को भी रोका जा सके। प्रत्येक सूबे में अमीन की नियुक्ति यह देखने के लिए की जाती थी कि जागीरदार शाही नियम का पालन कर रहे हैं कि नहीं। यदि जागीरदार को राजस्व एकत्र करने में कोई कठिनाई आती थी तो फौजदार जमींदार की मदद भी किया करता था। तो इस तरह से जो था जागीरदार प्रथा अपनी चरम सीमा पे थी, जो मुगल साम्राज्य में हर एक शासक ने जो है इसका जो है बेखूबी प्रयोग किया। लेकिन कहते हैं जहाँ जहाँ भी उन्होंने प्रयोग किया उन्होंने कुछ नियम रेगुलेशन को चेंज करके जो है इसको जो है कार्यप्रणाली के अंतर्गत लाया, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण था। दोस्तों इसी के साथ हमारा ये टॉपिक भी खत्म हो जाता है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण था। हमने मुगलों के जो है हर एक शासन के विषय में विस्तार पूर्वक जाना, उन्हें कार्यप्रणाली के विषय में जाना। आगे जो है हमारा मराठा है, तो देखना मत भूलिएगा। हम अगले वीडियो में मिलेंगे। अपना ध्यान रखना और साथ में ध्यान रखना है कि जितना हो सके इस वीडियो को जो है दूसरे बच्चों तक जो है पहुंचाने में आपने तिरपान स्टडी सेंटर का सहायता करना है, ठीक है। और पहली बार वीडियो देख रहे थे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भी आपके लिए ज़रूरी होगा, तभी जो है आपको जो है अगला वीडियो का नोटिफिकेशन भी प्राप्त हो सकेगा।